लेक्चर चेन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली लेक्चर 10 में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे जैनिज़्म के बारे में, और लेक्चर 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। लेकिन हमको पता करना पड़ेगा कि पहले इंडो आर्यन आए, इंडो आर्यन इन्वेजन किए, इंडो आर्यन का इन्वेजन हुआ, इन्वेजन के कारण वैदिक कल्चर इंट्रीब्यूट हुआ, वैदिक कल्चर। लेकिन वैदिक कल्चर में जो मेरे पास एक रिचुअल था और जो सेक्रीफाइस था वो बहुत कॉस्टली था, प्लस बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे जो पीपल हैं वो लोग कुछ एक नया मिडिल पाथ खोजने लगे कि इसमें बहुत कॉस्टली हो रहा है और डिफ़िकल्ट भी हो रहा है इसके रिचुअल्स और इसके सेक्रीफाइस को फॉलो करने में। तो इसी कारण एक नया रिलीजन का जन्म होता है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। न्यू रिलीजन जो वाइड स्प्रेड अमॉन्ग द वर्ल्ड हुआ, जो वाइड स्प्रेड अमॉन्ग द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर को पता चल गया आपको वैदिक कल्चर का डिक्लाइन कैसे हुआ। वैदिक कल्चर का तो डिक्लाइन हमें पता है कि वैदिक कल्चर का डिक्लाइन पहले उसका सेक्रीफाइसल के कारण हुआ और बहुत कॉस्टली था और बहुत डिफ़िकल्ट था उसका रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, एंड बाद में ट्रेडिंग भी ख़त्म होने लगा। तो इसी कारण उसको और वर्ना सिस्टम मेनली, और दूसरा था वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम का मतलब लोअर कास्ट को कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। लोअर कास्ट को, लोअर जो कास्ट थे जैसे शूद्रास वैसे इन लोग को कुछ काम ही नहीं मिलता था। वो लोग मंदिर नहीं घुस सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे, कहीं कुछ कर नहीं सकते थे। तो यहाँ से एक नया कल्चर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का आगमन होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? हम लोग हड़प्पन को कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग हड़प्पन देखे थे कि वो फर्स्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन था। ठीक है, और सेकेंड पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन होता है महाजनपदा। ये सेकेंड पीरियड ऑफ महाजनपदा, इंट्रोड्यूसिंग जनपदा। जना का मतलब होता है ट्राइब और पदा का मतलब होता है सेटलमेंट। तो अलग अलग जगह में अलग अलग पीपल बसने लगे और वो अपने आप को रूल करने लगे। तो ये सेकेंड पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन था। और ये सेकेंड पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन क्योंकि सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि कोई जगह अर्बनाइजेशन कैसे होगा? पहला तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा एग्रीकल्चर, खाने पीने का सामान होना चाहिए, और तीसरा कैटल। और इसी कैटल सेक्रीफाइस वेर इनडिस्क्रिमिनेटली अपोज इन लेटर वैदिक पीरियड। मीन्स जो वैदिक पीरियड में था वो लोग कैटल का सेक्रीफाइस देते थे, तो वही उसी को इनडिस्क्रिमिनेटली अपोज किया गया इन द लेटर वैदिक पीरियड, विच गेव राइज टू मल्टीपल हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। मतलब जो हम लोग सेक्रीफाइस, जो हम बोले ना कि वैदिक पीरियड में बहुत सारा सेक्रीफाइस या रिचुअल्स बहुत डिफ़िकल्ट होते थे और कॉस्टली होते थे, उसमें से एक था कि कैटल का हम लोग सेक्रीफाइस करते थे। तो उसी के कारण बहुत सारा विच गेव राइज टू हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, मीन्स बहुत सारा अलग अलग रिलीजन का हर जगह अलग अलग हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीव्स का आगमन हुआ, मीन्स ओरिजिनेशन हुआ, डेवलप अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन इन 6th सेंचुरी BC। और ये मेनली 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो रहा था। समझ गया? तो इसी कारण नया नया आपका नए बिलीफ आने लगे। अब हम आते हैं रीज़न बिहाइंड द राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। यही मतलब न्यू बिलीफ। हेट्रोडॉक्स मतलब डिफरेंट बिलीफ्स का राइज। पहला तो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? पहला इकोनॉमिक फैक्टर है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। इम्पोर्टेंस मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स में इम्पोर्टेंस ऑफ वैश्यास इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग हैबिटेशन। जो देखिए, जो पहले हम लोग क्या था, ब्राह्मण, फिर क्षत्रियास, इन्हीं लोग को सब चीज़ का पॉसिबिलिटी मिलता था। लेकिन वैश्यस क्या किए, मेनली वो लोग ट्रेडिंग पे डिपेंड करने लगे। और शूद्रास
शूद्राज को तो बोले शूद्राज को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। वेश्यस क्या किए इस समय में इकोनॉमिक फैक्टर में, वेश्यस लोग ज़्यादा उस सब चीज़ पे ना नज़र डाल के ट्रेडिंग हैबिटेशन में ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। बट सोशली दे वेर बैकवर्ड एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर अदर रिलीजन। वो लोग वेश्यस में वो लोग ट्रेडिंग हैबिटेशन दिया, लेकिन इकोनॉमिकली वो लोग मजबूत थे, दे वेर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, बट सोशली दे वेर बैकवर्ड एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर अदर रिलीजन। और अदर रिलीजन और आप कह सकते हैं बिलीव्स। ओके, पहला तो हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है नॉन वायलेंस। न्यू रिलीजन प्रीच्ड नॉन वायलेंस। जो नया रिलीजन था वो हमें सिखाता था नॉन वायलेंस। प्रोमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। जो वैदिक कल्चर था वो कैटल का सेक्रीफाइसेस ये सब वायलेंस कल्चर है। तो जो न्यू रिलीजन था वो हम लोग को नॉन वायलेंस करने सिखाता था, मीन्स नो वायलेंस, अहिंसा। एंड प्रोमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर। आयरन plowshare required the use of bullocks. However, the Vedic practice of killing cattle indiscriminately in sacrifices hampered the progress of new agriculture. Means कैटल का यूज़ किया जाता, कैटल का सेक्रीफाइस किया जाता था वैदिक कल्चर में। बट in new religion iron were used in agriculture. Means iron was used in a different instrument for plowing the fields with the use of bullocks, but they were not sacrificed. So these were also the reason because of the decline of the Vedic culture and the reason behind the rise of the heterodox sects. Social factors includes rituals and complex sacrifices, जो हम पिछले समझाए। commonly were too expensive, ceremony were too expensive, बहुत एक्सपेंसिव था। simple ideas, Jainism and Buddhism gave simple, realistic and ascetic language. the means जितना भी वैदिक था वो मेनली संस्कृत में लिखा गया था, विच वे नॉट अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल। बट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म literature text were first written in the language of common man, means in Prakriti, in Pali. Like Jainism literature were written in Prakrit language and Buddhist literature were written in Pali. These were the language of the common people. मतलब ये common people को भी समझ में आए, means कि जो इनका आइडिया था, इनका बिलीफ था, बहुत सिंपल था, रियलिस्टिक था और एस्थेटिक था। राइज ऑफ न्यू ग्रुप्स, 2 न्यू सोशल क्लासेस, गहपति एंड सेठी। सेठी जो अभी भी है, रिच और मार्चेंट, जो सोना वाले जो सेठी वो होते हैं जो रिच होते हैं, मार्चेंट होते हैं जो अभी भी लोन देते हैं सोना वोना रखने से। गहपति थे रिच लैंड ओनर और फार्मर रिच फार्मर। गहपति। पॉलिटिकल फैक्टर, what are the political factor for the reason behind the rise of heterodox sects? Supremacy of Brahmins, ये तो पहले ही समझा दिया। This supremacy created unrest in the society and Kshatriya reacted against it. Okay. Patronage, and they were patronage and propounders were Kshatriya themselves, means many Kshatriyan ruler who were ruling the kingdom, they also like patronage means Gautam Buddha belonged to Sakya clan. The Sakya clan of Kapilivastu kingdom. Mahavir, they were also the ruler of the great kingdom, but they were like a patroness to the Buddhism, and they were like the Mahavir, like the patroness to the Jainism, because they saw that the supremacy of Brahman and the Varna system and discriminating all the peoples from the religious beliefs. And Mahavir was only belonged to the Jantrika clan of Vajji kingdom. They were all the rulers, but they decided to move toward the different paths. मतलब अलग पाथ मूव करने लगे, एक मिडिल पाथ जहाँ पर सबको इक्वल वैल्यू मिले। The Kshatriya himself held them for Buddhism and Jainism meeting. Therefore, they are known as patronage and propounders. Emergence of monetary economy forced political classes to accept public demands. मॉनेटरी इकोनॉमी का मतलब
कि पब्लिक के डिमांड के कारण ही अलग अलग स्थिति पे इकोनॉमी पे चेंजेस आने लगे, जैसे पब्लिक का डिमांड वैसा चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग पहला लेक्चर जो लेक्चर 10 था उसमें हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैनिज़्म का स्थापना कौन किया था वो सब पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकरा इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर। फर्स्ट तीर्थंकरा, और तीर्थंकरा का मतलब गुरु। और जैनिज़्म में 24 गुरु थे, बट 22 गुरु हम लोग 1 से लेकर 22 गुरु, 2 से लेकर 22 गुरु तक हम लोग को पता नहीं है। 2 से लेकर 22, 22nd तीर्थंकरा वर नॉट नोन टू अस। 23rd तीर्थंकरा वर पारसनाथ who was the king of Asvasena of Banaras. 24th तीर्थंकरा was वर्धमान महावीर, लास्ट धर्म गुरु ऑफ जैनिज़्म। और यही वर्धमान महावीर और पारसनाथ मेनली जैनिज़्म को बढ़ाते हैं पूरे वाइड स्प्रेड एरिया में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो याद रखिएगा 23rd तीर्थंकर वेल पारसनाथ वॉज द किंग ऑफ अश्वसेना ऑफ बनारस, एंड 24th तीर्थंकरा वॉज वर्धमान महावीर, लास्ट धर्म गुरु ऑफ जैनिज़्म। अब जैनिज़्म तो आ गया, तो उसके फिलोसॉफी के भी बारे में पढ़ेंगे। तो उसका फिलोसॉफी था मेनली कर्म पे, मोक्ष। जितना भी, जैसे मोक्ष क्या होता है, अब मोक्ष होता है हम लोग को निर्वाणा, मीन्स मेन जो हर रिलीजियस का मेन बिलीफ था कि मोक्ष हम लोग कैसे अच्छा से प्राप्त कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन बाय 3 पर्सन। फॉर जैनिज़्म देयर वर 3 फिलोसफी, जिसको हमको याद दिए हैं KFC तो सबको पता है, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। राइट फेथ, दर्शना, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ओके, 4 मॉन्क्स और जो मॉन्क्स और हाउस होल्डर्स हैं, अगर जो मॉन्क्स बनना चाहते हैं या हाउस होल्डर बनना चाहते हैं, उन लोग को 5 वॉज ऑफ जैनिज़्म फॉलो करना पड़ेगा। 5 वॉज ऑफ जैनिज़्म, अनुव्रतस हम लोग कहते हैं, अनुव्रतस मीन्स 5, इस 3 के अलावा और 5 चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो 4 वॉज दिया गया था पारसनाथ के द्वारा और 1 वॉ दिया गया था महावीर के द्वारा। फॉर अवॉइडिंग इविल कर्मास, अहिंसा, सत्य, असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, एंड अपरिग्रह नॉन पोसेशन। अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य मीन्स ट्रूथ, असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, और अपरिग्रह नॉन पोसेशन। ये चारों दिया गया था पारसनाथ के द्वारा, जो हमारा 23rd तीर्थंकर थे। और महावीर के द्वारा दिया गया था ब्रह्मचर्य, चैसिटी बाय महावीर। अब हम लोग याद रखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकंतवड़ा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सदवड़ा, हम लोग क्या मानते हैं, जैसे कि इन लोग का जैनिज़्म कल्चर का और एक था, या बुद्धिज़्म कल्चर का और एक रिलीजियस बिलीफ था कि हम लोग दूसरे कास्ट में जो दूसरे रिलीजन के है उसको हम लोग कभी भी धर्म परिवर्तन और रिलीजियंस कन्वर्शन के लिए कभी भी उत्साहित नहीं करेंगे, और हम लोग रिलीजियस को दूसरे रिलीजन का रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में क्या है, वासुदेवा कुटुम्बकम, उसी तरह उन लोग का भी बिलीफ था कि द पीसफुली कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल कास्ट, मीन्स दे वर ऑल्सो हैविंग द बिलीफ दैट ऑल द कास्ट टुगेदर कोएग्जिस्टेंटली लिव टुगेदर। तो इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकंतवड़ा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सैदवड़ा। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ जैनिज़्म एज प्रीच्ड बाय महावीर। महावीर का जो प्रिंसिपल था वो लोग क्या था, महावीर एक चीज़ दिया था ब्रह्मचारी, और जो 4 अनवर्त्रस था वो तो पता है, अहिंसा, सत्य, असत्य और एक नॉन पोसेशन, तो वो सब करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ जैनिज़्म क्या था कि वेदा को रिजेक्ट करना है, क्योंकि वेदा हम लोग को वर्ण सिस्टम सिखाता है, सब चीज़ सिखाता है, एंटी वैदिक बनना है। दूसरा क्या था, वर्ण सिस्टम को हटाना है, नहीं, रिजेक्शन ऑफ वेदास। पहला था कि रिजेक्शन ऑफ वेदास, एंटी वैदिक। दूसरा था वर्ण सिस्टम, मीन्स महावीर कंडेम नहीं किया था वर्ण सिस्टम के, ही बिलीव्स इन वर्ण सिस्टम, मीन्स ही बिलीव दैट अपर कास्ट लोअर कास्ट आर देयर। बट बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं था।
बुद्धिज़्म में डायरेक्टली कंडेम किया गया था वर्ण सिस्टम को, पर महावीर डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम, ही वॉज इन ए बिलीव ऑफ वर्ण सिस्टम. कर्मा ही बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. आत्मा मीन्स अगर आप अपने जीवन में अगर कर्म अच्छा करेंगे तो आप अच्छे अपर कास्ट में नेक्स्ट जन्म में अपन कास्ट में बॉर्न होंगे. अगर कर्म खराब करेंगे तो जो नेक्स्ट बर्थ होगा आपका ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होगा, उसमें आप लोअर कास्ट में जन्म लेंगे. और एक्सट्रीम पेनेंस मीन्स कोई भी चीज़ एक्सट्रीम अहिंसा मीन्स if you are believing in Jainism, then every rituals or every beliefs, the 3 KFCs or the 3 anavratas should be extreme position. तो therefore इसी के कारण the farmers mainly in the farmer community the Jainism were not so much followed because the farmers were using the cattles and domestication of animals were done. But in Jainism it was a belief that no domestication of animals should be there, no harming of animals. So mainly Buddhism were the major religion among the farmers. Extreme penance. Spread of Jainism because of the language Prakrit, which was a common language of the people, and Buddhist text was also written in Pali language, which was the common language of the people. Royal patronage. Many of the royal kings were being as a patronage were also helping, means वो लोग मदद करते थे जैनिज़्म को फैलाने में. लाइक पैट्रोनाइज बाय बिम्बिसारा, अजात शत्रु, चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज द मेजर, पदोयता अवंती किंगडम, गंगा डायनेस्टी, राष्ट्रकूता डायनेस्टी लेड टू स्प्रेड जैनिज्म. उसमें से सबसे मेन थे चंद्रगुप्ता मौर्य. अब देखिए चंद्रगुप्त स्प्रेड टू साउथ इंडिया बाय स्थूलाबाहु एंड भद्रबाहु. भद्रबाहु और चंद्रगुप्ता मौर्य दे वर मेनली एट द बिहार किंगडम, मेनली एट पाटलिपुत्र कैपिटल. फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य व द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी 323 to 290 CBC. बट चंद्रगुप्ता मौर्य ब्लंडर इन वार विथ सेलुलस निकेटर इन 305 to 302 BC. एज देखिए चंद्रगुप्ता मौर्य थे, वो मौर्यन किंगडम के डायनेस्टी थे जो रूल किए थे 323 से 290 BC तक. बट एक ब्लंडर किए थे वो वार में, जो वो वार लड़े थे सेलुलस निकेटर अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके से. एज इनका सेंटर पाटलिपुत्रा था तो बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ा था विच वॉज वेरी मच एक्सपेंसिव. तो इसके कारण पाटलिपुत्रा एरिया में पूरा फेमाइन आ गया, पूरा फेमाइन भुखमरी. तो इस भुखमरी को दूर करने के लिए वो क्या सोचे कि मगध डायनेस्टी में फेमाइन आ गया ड्यू टू वार. तो चंद्रगुप्ता मौर्य सोचे कि जैनिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जिस पे अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरा फॉलोअर्स भी फॉलो करेगा, मेरे रूलर्स मेरे जो किंगडम के पीपल्स हैं वो भी फॉलो करेंगे. और साथ ही में जैनिज़्म में हमें ये सिखाता है कि हमको सब चीज़ से दूर होना पड़ेगा. तो इससे मेरा जो फेमाइन है वो थोड़ा डिक्रीज हो सकता है. तो इसलिए वो बाद में जैनिज़्म को अडॉप्ट किए. टू डिक्रीज द फेमाइन ही मूव फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू, अब उसी के कारण वो पाटलिपुत्रा से साउथ इंडिया आ गए. और साउथ इंडिया में कहाँ आए? श्रवणबेलगोला में. टू डिक्रीज द फेमाइन ही मूव फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू श्रवणबेलगोला टू रिलीज रिसोर्स प्रेशर फ्रॉम पाटलिपुत्रा. मीन्स अगर पाटलिपुत्रा में रिसोर्स प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वो जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे वो साउथ इंडिया आ गए. और साउथ इंडिया में वो और उनके साथ कोई और आना चाहिए था क्योंकि वो अकेले तो आना नहीं चाहिए, तो उनके साथ आए थे भद्रबाहु. बट चंद्रगुप्ता एंड भद्रबाहु आए श्रवणबेलगोला में, मूव टू साउथ, वो लोग साउथ मूव किए. चंद्रगुप्ता डाइड इन श्रवणबेलगोला ड्यू टू एक्सट्रीम फास्ट. और इसमें क्या था कि जैनिज़्म में था कि कुछ भी करो एक्सट्रीम पेनेंस. तो ज़्यादा फास्टिंग के कारण चंद्रगुप्ता मौर्य का वहाँ डेथ हो गया. तो भद्रबाहु क्या किया, वहाँ से वापस आ गए पाटलिपुत्रा, मूव टू पाटलिपुत्रा. एंड स्थूलाबाहु यहाँ पर जैनिज़्म के गुरु थे, वो जैनिज़्म को लीड कर रहे थे स्थूलाबाहु. बट वो देखें कि एंड अकॉर्डिंग टू भद्रबाहु वो देखें कि स्थूलाबाहु मेड ए ब्लंडर ऑफ मेकिंग देयर पीपल टू वेयर क्लोथ्स वाइट. मीन्स वो लोग
जो जैनिज़्म में कहा जाता था कि आप नेकेड रहेंगे, पर स्थूला बाहु यहाँ पर सबको, मतलब जितना भी जैनिज़्म के फॉलोअर्स थे उन लोग को वाइट कपड़ा पहना दिए थे। क्यों? तो इसी कारण तो इस भद्र बाहु जाके स्थूला बाहु को कहें कि भाई आप तो जैनिज़्म के विरुद्ध जा रहे हैं, वाइट कपड़ा क्यों पहनाए हैं? तो स्थूला बाहु कहते हैं कि स्थूला बाहु मेड देम वेयर अ वाइट क्लॉथ बिकॉज स्थूला बाहु चाहते थे कि वो अपने जैनिज़्म लैंग्वेज को फॉलो करने वाले और दूसरे बिलीफ को फॉलो करने वाले को डिस्टिंग्विश कर पाएँ। तो इसी कारण उन लोग को वाइट कपड़ा पहना दिया कि जैसे जो वैदिक फॉलो करता है, जो बुद्धिज़्म फॉलो, उससे वो अलग हो जाए, बट नॉट अलाउड इन जैन्स। तो इसी प्रॉब्लम के कारण फर्स्ट काउंसिल 297 BC में बैठता है पाटलिपुत्रा में, जिसके चेयरपर्सन होते हैं स्थूलबाहु और भद्रबाहु। जो पैट्रन कौन रहते हैं? बिंदुसारा उस समय के किंगडम के रूलर रहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ 12 अंगास। सब जितना भी सिखाया जाता है जैनिज़्म में उसको कंप्रोमाइज़ किया जाता है, मतलब कंपोस्ट किया जाता है 12 अंगास में। और यहाँ से 2 डिवीज़न हो जाता है जैनिज़्म में, एक श्वेतंबरा सफ़ेद कपड़ों वाले और एक दिगंबरा नो क्लोथ। श्वेतंबरा मीन्स सफ़ेद कपड़ों वाले, मतलब स्थूलबाहु के रूलर के अंदर, और भद्रबाहु के अंदर दिगंबर जो नेकेड रहेंगे, बिकॉज दे बिलीव दैट स्काई इज़ देयर ओनली प्रोटेक्शन। स्काई इज़ देयर ओनली प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट काउंसिल बैठता है इसी कारण, और यहाँ से 2 डिवीज़न हो जाता है जैनिज़्म में, श्वेतंबरा एंड दिगंबरा। श्वेतंबरा अंडर स्थूलबाहु बिकॉज दे वांट पीपल टू वेयर अ वाइट क्लॉथ्स, एंड दिगंबरा अंडर भद्रबाहु। बट दिगंबरा का थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम पेनेंस था, बिकॉज सबको नेकेड रहना है, सबको ज़्यादा फास्ट करना है। तो इसके कारण ये दिगंबरा वाले में भी आस्ते आस्ते बिलीफ ख़त्म होने लगा पीपल के अंदर, और पीपल स्टार्टेड टू फॉलो श्वेतंबरा अंडर स्थूलबाहु। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। लिटरेरी लैंग्वेजेस सच एस अपार ब्राह्मस, अर्ध मगधी। जैनिज्म लिटरेचर मेनली प्रकृत लैंग्वेज में था, तो उसके अलावा लिटरेरी बहुत सारे लैंग्वेजेस को ऑल्सो फॉलोड बाय मेनी लैंग्वेजेस वेर ऑल्सो फॉलोड फॉर द जैनिज्म लिटरेचर सच एस अपर ब्राह्मस, अर्ध मगधी, सुरुसेंथ, महाराष्ट्र were developed other than Prakriti. Composed works in Apabrahmasa and its grammar. Composed work in Apabrahmasa and its grammar. Architecture: the Hathi Gampa caves of Kharvela, 2nd century BC, and the Khandagiri and Udaygiri caves of Odisha. Khandagiri जो भुवनेश्वर में है, and Udaygiri caves of Odisha contain early relics. Hathi Gampa caves of Kharvela, 2nd century BC. And sculpture: the gigantic statue of Bahubali, who was called the Bahubali, called Gomatsevara, at Sravengolgola, Karkal in Mysore, wonders of world. One of the wonders of world, that is gigantic statue of Bahubali at Sravengolgola, which is also known as Gomateswara. So it is a sculpture. डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। पहला तो लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मतलब गुप्ता पीरियड में मेनली सब वैदिक जो अपोज करे थे वैदिक कल्चर को, उनको ज़्यादा पैट्रोनेज नहीं दिया गया। नॉट हेल्प बाय लार्ज रूलर्स आफ्टर 2nd century BC। लैक ऑफ एफर्ट्स, डिक्लाइन इन मिशनरी जेल। मिशनरी का मतलब जो मॉन्क्स होते थे वो लोग यहाँ रहते थे। एंड सिंसियरिटी ऑफ द जैना मेडिकेंट्स। अब बोले ना कि वो लोग जैना कल्चर में बहुत एक्सट्रीम पेनेंस था, तो वो लोग को वो अब आस्ते आस्ते उसमें रिफॉर्म लाने लगे थे। तो डिक्लाइन इन मेजनरी जील एंड सिंसियरिटी ऑफ द जैना मेंडिकेंट्स, मतलब जो जैना कल्चर था या जैना बिलीफ का, उसका भी डिक्लाइन होने लगा था। Severity of Jainism. Due to the Jainism extreme penance, meditation, fasting and restraint, and unlike the middle path of Buddhism, there were no middle path like Buddhism. So therefore, and according to the Jainism, they were having the extreme penance, fasting, restraint. Therefore, severity of Jainism के कारण भी डिक्लाइन होने लगा। और फैक्शनलिज्म के बाद मतलब जैनिज्म आस्ते आस्ते डिफरेंट फैक्शन में बचा। जैसे हम लोग बोले
दिगंबर, स्थूलंबर, जो विथ क्लोथ्स, विदाउट क्लोथ्स एंड अनलाइक दैट बुद्धिज़्म का जो अलग बिलीफ था वो आस्ते आस्ते बढ़ने लगा था। तो इसी कारण बुद्धिज़्म का स्प्रेड के कारण भी जैनिज़्म आस्ते आस्ते जो रिलीजियस बिलीफ था वो नीचे जा रहा था। तो ये हुआ हमारा लेक्चर 10 जैनिज़्म का पार्ट। इसमें हम पूरा हर एक चीज़ एक्सप्लेन किए हैं गेन टू नो में। इसके साथ साथ एंशिएंट इंडिया तो चल ही रहा है, मैथमेटिक्स भी चल रहा है और करेंट अफेयर्स तो डेली अपडेट होता है। जाइए देखिए, गेन टू नो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आपके सब दोस्त पढ़ेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक ये रहा लेक्चर हमारा जैनिज़्म का। अगले लेक्चर में हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, फिर अजविकास और कुछ कुछ सेक्ट है उसको पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर 9 में हैं। तो लेक्चर 9 में हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे और वैदिक एज को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज। लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर 8 और 9 में मतलब लेक्चर 7 और 8 में हम लोग ने लेक्चर 7 और 8 में हड़प्पन के बारे में पढ़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन पता है मेरे को, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था और यहाँ के पीपल को हम लोग मेलुहा कहते थे और इस एज को हम लोग ब्रोंज एज भी कहा था। मेलुहा हमको एविडेंस मिला था मेसोपोटामिया का, एक फॉरेन सोर्स का बुक से। फिर यहाँ पर हम लोग देखे थे कि टाउन प्लानिंग भी होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशन को एग्रीकल्चर में ज़्यादा मनुष्य डिपेंडेंट थे। और तीसरा हम लोग यहाँ पर ने टाउन प्लानिंग, पोएट्री। फिर चौथा हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर कैसे अलग अलग लोथाल को हम लोग कहते थे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। फिर रोपार, फिर मोहनजोदारो का एक्सकवेशन एविडेंस कौन दी थी? आर.डी. बनर्जी 1922 में। फिर सब मतलब मेनली हर एक टाउन का हम लोग ने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा था। ये भी देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो पहला केस था हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आर्यन इन्वेजन के कारण। दूसरा फेज था ट्रेडिंग डिक्रीज होने लगा था, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिंग होने लगा था। और तीसरा था आपका फ्लड्स और चौथा था आपका इकोनॉमिक इम्बैलेंस। अगर लेक्चर आप लोग ने नहीं देखा है तो मेरा लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री का उसमें विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट है। और गेन टू नो चैनल का नाम है, गेन टू नो में जाइए। हम लिख के पढ़ाते हैं जैसे आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। जैसे बहुत कोई होते हैं कि स्क्रीन चला दिए, स्क्रीन में पेन से मार्क कर दिए। लिख के पढ़ाने में एक अलग ही मज़ा है, जो आपको पूरा स्कूल वाला एकदम थीम लगेगा। तो गेन टू नो को अगर आपको अच्छा लगेगा सब लेक्चर तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग आज हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे। तो देखिए, हम अभी कुछ पहले समय मतलब आप लोग को बोले कि जो मेरे पास जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन हुआ था मेनली आर्यन इन्वेजन के साथ। और आर्यन इन्वेजन का आने के कारण वैदिक एज का आगमन हुआ, वैदिक एज आया। क्यों? आर्यन मेनली आए थे और गॉड के जो हाइम्स थे, मंत्रास थे, वो लोग श्रुति, वैदिक एज को एक श्रुति एज भी कहा गया था। वैदिक एज को एक श्रुति से भी कंपेयर किया गया था, क्योंकि वो लोग अपने जो मंत्रास थे, अपने जो हाइम्स थे, वो लोग एक दूसरे को वोकल बोलते थे, क्योंकि उन लोग को लिखने नहीं आता था। तो इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया था, क्योंकि उन लोग को लिखने नहीं आता था। वो लोग एक दूसरे से अपना मैसेज
बोल के एक दूसरे आदान प्रदान करते थे। और इस श्रुति को बाद में 6 सेंचुरी बीसी के बाद या 6 सेंचुरी बीसी के बाद जब आदमी को लिखना आने लगा तो इसको वेदास में डिफरेंट वेदास में लिखा गया। तो डिफरेंट वेदास में लिखा गया। तो हम लोग का जो सोर्स, हम लोग कैसे पहचानते हैं कि इस एज को वैदिक एज कहते हैं, कैसे? तो वैदिक एज हम लोग मेनली हम लोग का जो सोर्सेस है अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में डिवाइड किया गया। तो जो सोर्सेस हो मेरा वैदिक एज को डिफाइन करने का 4 सोर्सेस है, एक ऋग वेदा, एक साम वेदा, एक यजुर वेदा और एक अथर्व वेदा। तो हर एक जो अर्ली वैदिक एज वो चला था 1500 लेके 15 सेंचुरी से लेके 10 सेंचुरी बीसी तक, ठीक है, 15 सेंचुरी से 10 सेंचुरी बीसी तक। लेकिन इसमें भी मनुष्य को लिखने नहीं आता था, ये मेनली श्रुति के तौर पे बोला गया, एक दूसरे को बोला जाता था। और इसको बाद में 6 सेंचुरी के बीसी के बाद में इसको एक लिटरेचर में कंबाइंड किया गया। तो हर एक वेदास में पहले ब्राह्मणा होता था जिसको हम लोग फिलोसॉफी कहते हैं। हर एक वेदा 3 पार्ट में डिवाइड था, ब्राह्मणा, आर्यन का एंड उपनिषद। ब्राह्मणा में मेनली फिलोसॉफी था, उसके बाद आर्यन का था, हम लोग इसका अच्छा से पढ़ेंगे बाद में। और उपनिषद लास्ट में उपनिषद था। उपनिषद क्योंकि लास्ट था इसलिए हम लोग वेदांत, वेद का अंत कहते थे। उपनिषद इज ऑल्सो कॉल्ड वेदांत, मीन्स द अंत ऑफ वेदास। अब हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं 4 वेदा का। ऋग वेदा में था हाइम्स और मंत्रास। साम वेदा में था म्यूजिक, मतलब इट वॉज द फर्स्ट म्यूजिकल लिटरेचर, फर्स्ट म्यूजिकल लिटरेचर। अब ये भी 3 पार्ट में डिवाइड था, ब्राह्मणा, आर्यन का, उपनिषद, सब 3 पार्ट में डिवाइड था। इसको म्यूजिक का बुक कहा गया था। यजुर ये लेटर वैदिक पीरियड में बनाया गया था 10 सेंचुरी बीसी से लेकर 6 सेंचुरी बीसी तक। इसमें रिचुअल्स था, रिचुअल्स एंड सैक्रिफिशियल एंड रिचुअल्स। और जो अथर्वा था उसको भी लेटर में बनाया गया था, इसमें था अब सिर्फ आर्यन पीपल नहीं थे, नॉन आर्यन नहीं थे, तो उनके बारे में कहा गया था रिचुअल्स ऑफ नॉन आर्यन। द अर्लीस्ट वर्जन अवेलेबल इज 11 सेंचुरी AD। ऑल वेदास आर रिटन इन डिफरेंट टाइम। मतलब जो सबसे नज़दीक का वर्जन है, वो सबसे नज़दीक वर्जन है हम लोग के पास जो वेदास का, वो 11 सेंचुरी AD का है। और AD का मतलब हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर में समझाए हैं। ऑल वेदास आर रिटन इन डिफरेंट टाइम। सब वेदा को डिफरेंट टाइम में लिखा गया था, जैसे ऋग और समा अर्ली वैदिक एज में श्रुति किया गया था, और यजुर और अवधा लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन इन लोग को लिखा गया 6 सेंचुरी बीसी के बाद, क्योंकि जब मनुष्य के बाद लिखने का ताकत आ गया। लेकिन जो नियरेस्ट हम लोग के बाद वर्जन है वो 11 सेंचुरी AD का वर्जन है, ठीक है। अब हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर मेनली 4 पार्ट का था। फर्स्ट पार्ट वेदा था, जिसमें हम लोग का अगर ऋग, साम, यजुर, अथर्वा, जो हम लोग ऊपर पढ़े। ओल्डेस्ट वैदिक लिटरेचर, ओल्डेस्ट व्यू ऑन म्यूजिक, यजुर बुक एंड रिचुअल एंड सेक्रिफिशियल, एंड अथर्वा बिलीफ ऑफ नॉन आर्यन प्लस देयर चार्म्स प्लस देयर स्पेल्स टू वर्ड ऑफ इविल्स। मतलब नॉन आर्यन जो थे और उनका जो बातें और उनका समझ जो इविल के तरफ, शैतान की तरफ जो बातें करते थे, उनको भी अथर्व वेदा में लिखा गया है। संहितास किसे कहते हैं? संहितास उसे कहते हैं जो 4 वेदा को मिला के, इस 4 वेदा को मिला के संहितास कहते हैं। अपुरुषया वेदास नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड। अपुरुषया का मतलब वेदास नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड। नित्य वेदास एग्जिस्टिंग इन अटर्नल, मतलब वेदास अटर्नल है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये एक तौर से दूसरे वर्ग हम लोग बोल के प्रदान कर सकते हैं, लिख के प्रदान कर सकते हैं। रीता नेचुरल ऑर्डर, रीता नेचुरल ऑर्डर। श्रुति टू हियर, वेदा, ब्राह्मणा, आर्यन का, उपनिषद टू हियर, क्योंकि पहले आर्यन का टाइम में श्रुति कहा जाता था, क्योंकि ये लोग सुना के अपने एक आदान प्रदान किए थे और सुना के इसको वाइड स्प्रेड रीजन में पहुंचाए थे। वेदा, ब्राह्मणा, आर्यन का, उपनिषद। वेदास ऋग वेदा,
जिसमें 10 मंडलास था, 2 to 7th वेर ओल्डेस्ट एंड 1 and 10th मंडल वेर लेटेस्ट। 2 से 7 क्योंकि लिटरेचर है ना, इस पर डिफरेंट अपग्रेडेशन किया गया है। तो जो 2 to 7 मंडल है वो ओल्डेस्ट है और जो 1 to 10th मंडल है वो लेटेस्ट है। सामवेदा, जिसको हम लोग कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स, म्यूज़िक वाला एंड ओल्डेस्ट म्यूजिकल बुक। यजुर, बुक ऑन सैक्रिफिशियल प्रेशर, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कृष्णा यजुर्वेदा एंड शुक्ला यजुर्वेदा। सबका बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कृष्णा यजुर्वेदा एंड शुक्ला यजुर्वेदा। अब हम लोग आते हैं अथर्वा वेदा। अथर्वा वेदा में मेनली क्या था, हम लोग जो बोले नॉन आर्यंस के रिचुअल्स के बारे में और जो उनका टॉक था, उनकी बातें थे इविल्स के साथ। तो मैजिकल फार्मूले, चार्म्स एंड स्पेल टू वर्ड्स ऑफ इविल्स। अब आते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में जो हर एक वेदा डिफर था, ब्राह्मण, आर्यन का एंड उपनिषद। तो ब्राह्मण का मतलब था हाइम्स ऑफ वेदास, sacrifices and rituals are explained, every Veda has brahmanas। हाइम्स ऑफ वेदा जो मेन फिलोसॉफी था वो ब्राह्मणा फिलोसॉफी, और हम लोग इसको कह सकते हैं भक्ति, वो हम लोग को ब्राह्मणा में मिला था। हाइम्स ऑफ वेदास, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स आर एक्सप्लेंड, एवरी वेदास एज ब्राह्मणास। ऋग वेदा में 2 ब्राह्मणा है, ऐतरेय एंड कौशितकी। यजुर्वेदा में 2 ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा है, शतपथा एंड तैतरिया। सामवेदा में 4 ब्राह्मणा है, पंचवीसा, सदवनिस, चंदोज्ञान एंड जमीनिया। अथर्ववेदा में 1 ब्राह्मणा है, गोपता। ऐतरेय, कौशितिकी, सतुपथा, तैतरिया, पंचवीसा, सदविंस, चंदोज्ञान, जमीनिया। और अथर्ववेदा में 1 ब्राह्मणा है जिसको हम लोग कहते हैं गोपाता। तो ब्राह्मणा के बारे में पढ़ लिया। क्या है ये, फिलोसॉफी और भक्ति है मेनली। हाइम्स, हर एक वेदास का मंत्र इसमें लिखा गया है और इसके बारे में इसमें सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स को अच्छा से डिफाइन किया गया है। एंड एवरी वेदा हैज़, हर एक वेदा के पास एक अपना ब्राह्मणस है। अब आर्यनकस क्या होता है? आर्यन का मतलब होता है फॉरेस्ट। इट मेनली एक्सप्लेन्ड अबाउट फॉरेस्ट, रिटन फॉर हर्मिट्स एंड स्टूडेंट लिविंग इन फॉरेस्ट। उन लोगों के बारे में लिखा गया था जैसे योगी और बच्चों जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके बारे में आर्यन का मेनली डिफाइन करता है। कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणस, ब्राह्मणस के कुछ पोर्शन को ये कंक्लूड करता है। ठीक है। उपनिषद, जिसको हम लोग वेदांता भी कहते हैं क्योंकि ये लास्ट फेज है वेदास का, जिसमें फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ऑल्सो नोन एज वेदांता। 108 उपनिषद आर among them बृहदरण्यक। बृहदरण्यक is the largest. There are 108 Upanishads and among them बृहदरण्यक is the largest Upanishad. आज हम लोग मेनली अर्ली पे डिपेंड करेंगे क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो लगभग 2 पेज का है। तो आज हम लोग अर्ली वैदिक एज पे मेनली फोकस करेंगे। तो अर्ली वैदिक एज जो हम लोग का 15th सेंचुरी BC से लेकर 10th सेंचुरी BC तक था, जिसमें हम लोग ऋग वैदिक का मेनली आचरण किया गया था। ऋग वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं इसको। ऋग वैदिक के बारे में अभी हम लोग पढ़े। इसके लिंग्विस्टिक कैरेक्टर क्या था? मेनली आर्यंस थे। पेस्ट्रोल था, मेनली पैट्रियार्कल था। एग्रीकल्चर सेकेंडरी, मतलब जो ऑक्यूपेशन था वो मेनली पेस्ट्रोल और सेकेंडरी एग्रीकल्चर। आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन सेंट्रल एशिया एंड ईरान, कंफर्म बाई, मतलब आर्यन सबसे पहले सेंट्रल एशिया और ईरान में आए थे। इनका जो एविडेंस दिया गया था बोझाजी का इंस्क्रिप्शन ऑफ टर्की। सेंट्रल एशिया एंड ईरान में सबसे पहले आर्यन आए थे और इनका जो कंफर्मेशन और एविडेंस दिया गया था वो मेनली दिया गया था बोझाजी का इंस्क्रिप्शन ऑफ टर्की में। कहा गया था कि आर्यंस पहले अपीयर्ड हुए थे सेंट्रल एशिया और ईरान में। आर्यन वेर ऑल्सो कन्फर्म बाय इंस्क्रिप्शन ऑफ हिटिटाइट, एंटोलिया और कैसाइट एंड मिटानी, इराक के। मतलब सबसे पहले ईरान के इंस्क्रिप्शन में पाया गया, मतलब टर्की के इंस्क्रिप्शन में,
फिर एंटोलिया के इंस्क्रिप्शन में और फिर इराक के इंस्क्रिप्शन में। आर्यन वेयर मेंशन इन अबाउट 36 टाइम इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में आर्यन वर्ड है उसका 36 टाइम मेंशन किया गया, मेनली नॉट आर्यन, आर्या वर्ड 36 टाइम मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। वैदिक पीरियड, जो हम लोग मेनली वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, इनमें 7 रिवर, 6 रिवर को किस किस नाम से बुलाया जाता था? झेलम को वितास्ता, चेनाब को आस्किनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि को पुरुषनी, ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्र और सतुद्री, और इंदस को सिंधु। इंडो आर्यन बैटल, तो अब आर्यन लोग ने कितने बैटल लड़े? तो सबसे पहला बैटल ऑफ दशरथना, पुरुषनी वेवर, पुरुषनी किसको कहते थे? रवि रिवर के पास हुआ जो बैटल था, पुरुषनी रिवर के पास बैटल हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ दशरथना। 10 किंग्स अगेंस्ट सुदास, 10 किंग सुदास के अगेंस्ट में थे। भारत किंग ऑफ ट्रिटसस फैमिली, सुदास कौन थे? भारत के किंग के एक ट्रिटसस फैमिली के, और जो वन बाय सुदास ने जीत लिया था। तो इंडो एरियंस का पहला बैटल था दोसरजना में, जो पुरुषनी रिवर के पास था। 10 किंग अगेंस्ट सुदास थे, जिसमें सुदास ने जीत लिए थे। और सुदास कौन थे? भारत किंग ऑफ ट्रिटसस फैमिली। पॉलिटिकल पोजीशन क्या क्या था उस समय में? राजाना, जना हैव मीन्स, जना का जो मीन्स था, जना का मीन्स था यहाँ पर ट्राइब। राजाना, जना, गोपा एंड गोपति, विस्पति, ग्रामा, ग्रामिणी, कुलपति। इतना पोजीशन था, 5 पोजीशन था उस समय पॉलिटिकल पोजीशन। एक राजाना, एक जना जिसको हम लोग गोपा या गोपति कहते हैं, जिसको हम लोग विस्पति कहते हैं, ग्रामा जिसको हम ग्रामिणी कहते हैं, और कुल जिसको हम लोग कुलपति कहते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या था? विधाता, अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली, सभा, असेंबली ऑफ सिलेक्ट फ्यू, समिति, ऑल जिसमें सब आएंगे, गना जिसमें सिर्फ सोल्जर आएंगे, और ऑफिसर्स कौन कौन थे? पुरोहिता, सेनानी, वर्जापति। तो विधाता था जिसको हम लोग ट्राइबल असेंबली कहते हैं, सभा था जिसको हम लोग कुछ आदमी के सिलेक्शन को हम लोग सभा कहते हैं, समिति जिसमें सब आएंगे जो सिलेक्शन है, जिसमें 9 सिलेक्शन है, गना जिसमें सिर्फ सोल्जर्स आएंगे, और ऑफिसर थे पुरोहिता, सेनानी एंड वर्जापति। अब सोसाइटी कैसा था? सोसाइटी मतलब पुरुषुक्ता हिम, जो 10th मंडला था ऋग्वेदा का, जो लेटेस्ट वर्जन था, 10th बुक ऑफ लेटेस्ट 1000 BC में जो बनाया गया था, जिसमें 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णा के बारे में डिस्क्राइब है। 4 वर्णा सिस्टम बट फ्लेक्सिबल। पुरुषुक्ता हाइम जो 10th मंडला है, उसमें हम लोग 4 वर्णा के बारे में कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। पोजीशन ऑफ वुमेन, नियोग, विडो रीमैरेज विद ब्रदर ऑफ डिसीज्ड, मतलब अगर कोई विडो बन गई तो उसके जो मरा गया है उसके भाई के साथ शादी करना पड़ेगा। चाइल्ड मैरिज था एंड सती वॉज नॉन, चाइल्ड मैरिज एंड सती वॉज नॉन। इक्वलिटी था, फादर्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय सन, पैट्रियार्ची सोसाइटी था, मतलब जो फादर का प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उसके बच्चे के पास जाएगा। और जो ब्रह्मावधिंस था, उसमें कहा गया था लोकमुद्रा के बारे में, विश्वकरा के बारे में, सिक्ता के बारे में, घोषा के बारे में और मैत्रेय के बारे में, जो मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो जो ब्रह्मावधिंस था, जैसे पुरुषिना में हम लोग के बारे में, उसके बारे में कहा गया था सोसाइटी का, और जो ब्रह्मावधिन था उसमें इस सब चीज़ के बारे में बताया गया था, लोपामुद्रा, विश्वकरा, सिक्ता, घोषा एंड मैत्रेय। फूड एंड अम्यूज़मेंट क्या क्या था? म्यूज़िक में वीणा, फ्लूट, वना, फ्लूट और दुंदुवी, ड्रम। गैम्बलिंग खेला जाता था, चैरियट रेस होता था, फेवरेट अम्यूज़मेंट। न्यू ऑफ बटर एंड चीज़, मतलब बटर और चीज़ के बारे में भी उन लोग को बारे में पता था।
रिलीजन में मेनली वो लोग इंदिरा भगवान को पूछते थे। इंदिरा किसको? ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स ऑफ पुरुंद्रा, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स ऑफ पुरुंद्रा। अग्नि, इंटरमेडियरी बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स, अग्नि ही भगवान था जो ह्यूमन और गॉड के बीच में काम करते थे। वरुणा, अपहोल्ड नेचुरल ऑर्डर ऑफ रीता एंड पर्सोनिफाइड वाटर, रीता एंड पर्सोनिफाइड वाटर, वरुणा। सूर्य, वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स, सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुरुषना, विष्णु। चौथा था सूर्या, जो 5 फॉर्म में हम लोग उसको पूछते थे, एक सूर्या के फॉर्म में, एक सावित्री के, गॉड ऑफ लाइट, और गायत्री मंत्र उसी को हम लोग बोलते हैं। मित्रा, सोलर गॉड, या पुष्णा, गॉड ऑफ मैरिज, और विष्णु, जो हम लोग जानते हैं विष्णु भगवान। फिर एक दूसरा गॉड थी सोमा, इंटायर 9th मंडला उन्हीं को पूजा गया था। प्लांट प्रोड्यूसिंग ड्रिंक, भांग, सोमा को हम लोग प्लांट प्रोड्यूसिंग ड्रिंक पी के हम लोग सोमा भगवान को पूछते हैं। रुद्रा, गॉड ऑफ एनिमल्स। दयूस, ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ वर्ल्ड। यमा, गॉड ऑफ डेथ। अश्विनी और नस्तिया, गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोरलिटी। अदिति, मदर ऑफ गॉडेस। द मार्टर्स पर्सोनिफाई द स्टॉर्म, द मार्टर्स पर्सोनिफाई द स्टॉर्म। तो 11 भगवान थे हम लोग का। 11 भगवान को लोग पूछते थे वैदिक पीरियड में। द मार्टर्स, द मैरूटस, द मार्टर्स कह सकते हैं, पर्सोनिफाई द स्टॉर्म। अदिति, मदर ऑफ गॉडेस, सबको याद का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलीजियस लाइफ वॉज मेटलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक मतलब याजनास एंड रिचुअल्स पे डिपेंड था टू ऑब्टेन मटेरियल बेनिफिट्स। रिलीजियस लाइफ वॉज मेटेरियलिस्टिक, याजनास एंड रिचुअल्स टू ऑब्टेन मटेरियल बेनिफिट्स। इकोनॉमी किस में था? नोमैडिक कम्युनिटी। कोइनेज वॉज नॉट नोन, और बाटर सिस्टम था, काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। नोमैडिक कम्युनिटी था, एक तरफ से दूसरा सब सकते वो लोग नोमाड जैसा घूमते थे। कोइनेज उसमें नहीं था, कोइनेज वॉज नॉट नोन, और बाटर सिस्टम में वो लोग लेन देन करते थे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग का यही अंत होता है, जिसमें हम लोग बेसिक अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में सीखें। रिलीजन कौन सा था, पॉलिटी क्या था, इकोनॉमी कल्चर क्या था, और इकोनॉमी में हम लोग जानते हैं नोमैडिक कम्युनिटी था, कोइनेज नहीं जानते थे, और बाटर सिस्टम में काम करते थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेटर वैदिक एज, जो 10th सेंचुरी से 6th सेंचुरी थे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो गेन टू नो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके दोस्तों पे शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका दोस्त पढ़ लेंगे तो आप दोनों को खुशी होगी। थैंक यू।